देखो बच्चों, अब हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है द आइसलैंड ग्रुप। अब इंडिया में दो आइसलैंड ग्रुप, पहला बे ऑफ बंगाल में लाई करता है और दूसरा अरेबियन सी में लाई करता है। तो जो आइसलैंड ग्रुप बे ऑफ बंगाल में लाई करता है उसे अंडमान निकोबार आइसलैंड ग्रुप्स कहते हैं, और जो अरेबियन सी में लाई करता है उसे लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप्स कहते हैं। तो इन दोनों आइसलैंड ग्रुप से अभी फिलहाल हम अंडमान एंड निकोबार के बारे में बात करेंगे। अंडमान एंड निकोबार के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या है, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसकी ओरिजिनेशन कैसे है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि देखिए, हम जानते हैं कि हिमालय की पोजीशन इंडिया के रिस्पेक्ट पे कुछ ऐसी, कुछ इस तरह से हिमालय लाई करता है इंडिया। मतलब देखिए कि हिमालय अपने वेस्टर्न पार्ट में और अपने ईस्टर्न पार्ट में साउथ की तरफ साउथवर्ड टर्न ले लेता है, एक साथ साउथवर्ड टर्न ले लेता है। अब ईस्टर्न हिस्से को हमको समझना है। जब हिमालय यहाँ ईस्ट में आता है फिर वो साउथर्न की तरफ ये इस तरह से टर्न ले लेता है। उसके बाद वो म्यांमार में जाता है। तो हिमालय जब म्यांमार में इंटर करता है बेटा, तो इसको आरा कामा योमा कहते हैं। आरा कामा योमा कहते हैं। हिमालय जब म्यांमार में इंटर करता है बच्चों, तो इसको आरा कामा योमा कहते हैं। म्यांमार के बाद ये और आगे बढ़ता है और बे ऑफ बंगाल में जाकर डूब जाता है, यानी सबमर्ज हो जाता है। तो अब ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो ये अंडमान निकोबार आइसलैंड ग्रुप हैं, ये सबमरीन माउंटेन्स हैं असल में। तो अगर ये सबमरीन माउंटेन्स हैं, जो कि हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार जो है वो हिमालय का मोस्ट साउदर्न वर्ड एक्सटेंशन है। यानी हिमालय यहां से चला, म्यांमार पहुंचा, बे ऑफ बंगाल में जाकर सबमर्ज हो जाता है, ओशन में डूब जाता है, और उसके बाद फिर सडन उसकी हाइट बढ़ती है और वो हमको किस फॉर्म में दिखाई देता है, वो हमको आइसलैंड के फॉर्म में दिखाई देता है, जिसको हम अंडमान और एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इस अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप्स में टोटल 216 आइसलैंड, यानी कि 216 आइसलैंड मिलकर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप को बच्चों इसी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप में इंडिया के दो वॉल्केनो पाए जाते हैं, जिसको नारकोंडम और बैरन कहते हैं। अब जब हम लोग अंडमान एंड निकोबार के ओरिजिन को समझ चुके हैं कि असल में ये जियोग्राफिकली कोई आइसलैंड नहीं बल्कि माउंटेन का साउदर्न एक्सपेंशन है, वो भी हिमालयन माउंटेन का, तो हम लोग कुछ मेजर आइसलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अंडमान एंड निकोबार को पड़ते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक अरेंजमेंट दिया गया है। तो अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो इसमें जो सबसे नॉर्थ में आइसलैंड पड़ेगा उसको कोको आइसलैंड है। कोको आइसलैंड, और कोको आइसलैंड म्यांमार के कंट्रोल में है, इंडिया के कंट्रोल में नहीं। अब इस कोको आइसलैंड और नॉर्दर्न अंडमान के बीच में आप देख रहे होंगे कि वाटर पास हो रहा है, ओशन का वाटर पास हो रहा है। तो जब दो लैंड मास को कोई वाटर बॉडी सेपरेट करती है तो इसको स्ट्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीट कहते हैं। तो कोको आइसलैंड और नॉर्दर्न अंडमान के बीच में जो स्ट्रीट है इसको कोको स्ट्रीट बोला जाता है। इंडिया के लिए अंडमान निकोबार में जो पहला नॉर्दर्न आइसलैंड होगा उसको नॉर्दर्न अंडमान बोलते हैं। नॉर्दर्न अंडमान पर अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसको सैंडल पीक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? सैंडल पीक। जो हील्स वाली सैंडल्स होती हैं, इसका शेप बिल्कुल उसी तरह से है, इस वजह से इसको
सैंडल पीक कहते हैं। नॉर्दर्न अंडमान के बाद देखेंगे मिडिल अंडमान पड़ता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप का बाई एरिया सबसे बड़ा आइसलैंड है। मिडिल अंडमान के बाद साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान के बाद बेटा लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान के बाद निकोबार। तो अंडमान निकोबार जैसा कि आप जानते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल साउथ अंडमान आइसलैंड पर ही लोकेटेड है। आपको याद होगा कि इंडियाज मोस्ट साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार आइसलैंड पर ही लोकेट करता है। तो ये थोड़ी सी ब्रीफिंग है आइसलैंड्स के बारे में, अंडमान निकोबार आइसलैंड्स के बारे में। कुछ फैक्ट्स मैं छोड़े जा रहा हूं जिसे आपको पता करना है। जैसे कि अंडमान निकोबार पर एक ट्राइब पाई जाती है जो कि आज तक इस सोशल सोसाइटी से कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाई है, इस सिविल सोसाइटी से कभी कनेक्ट ही नहीं पाई। उनको सेंटिनल, वो सेंटिनल आइसलैंड्स पर मिलते हैं, उनको सेंटिनल ट्राइब्स कहते हैं। इन सेंटिनल ट्राइब्स के बारे में आपको कुछ पता लगाना है, अभी कुछ साल पहले ये काफी चर्चा में भी रहे। इसके अलावा कुछ फेमस, ब्रिटिश जमाने में कुछ फेमस जेल्स बनाई गई थी इसी अंडमान निकोबार आइसलैंड ग्रुप पर ही, वो पता करने हैं आपको कि कहां कहां वो लोकेट करता है। सो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट आइसलैंड ग्रुप है वो है लक्षद्वीप। तो आप जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार भी यूनियन टेरिटरी थी। अंडमान और निकोबार के बाद जो दूसरी यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। और अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, और अगर वहीं हम लक्षद्वीप की कैपिटल देखें तो कावारत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है। और जो लक्षद्वीप है ये लाई करता है अरेबियन सी में। कहां लाई करता है बेटा? अरेबियन सी में ये लाई करता है। वहीं अंडमान एंड निकोबार की जो लोकेशन थी वो बे ऑफ बंगाल में थी, और लक्षद्वीप की जो लोकेशन है वो अरेबियन सी में है। तो ये जो लक्षद्वीप है ये टोटल 36 आइसलैंड का ग्रुप है, ठीक ना। यानी अंडमान एंड निकोबार में जहां 216 आइसलैंड हैं, वहीं यहां पर 36 आइसलैंड हमको मिलते हैं। अब ये ऑफशोर रीजन में है, यानी हमारे मेन लैंड से काफी अंदर ओशन की तरफ है, तो इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है इंडिया के लिए। चाहे वो अंडमान निकोबार की बात करें, चाहे वो लक्षद्वीप की बात करें, दोनों आइसलैंड ग्रुप की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट बहुत है इंडिया के। अब हम अगर लक्षद्वीप आइसलैंड की ओरिजिन की बात करें तो लक्षद्वीप आइसलैंड की ओरिजिन कोरल से हुई है। ये कोरल रिफ है। अब कोरल क्या होते हैं? कोरल एक तरह का समुद्री जीव होता है, एक तरह का एनिमल है जो कि फ्लोट करता रहता है, वाटर में क्या करता रहता है? फ्रीली स्विम करता रहता है। अब जब ओशन में ही कहीं पर इसको कोई हल्का सा एवेलेटेड लैंड मिल जाता है और इस एवेलेटेड लैंड तक सनलाइट पहुंच पाती है, तो ये कोरल इसी एलिवेटेड लैंड से क्या होते हैं बेटा? चिपक जाते हैं। और देखते ही देखते इनके नंबर्स में अचानक से काफी ज्यादा एनहेंसमेंट हो जाता है, और एक के बाद, और इसी के साथ साथ इनका एक्सपेंशन भी काफी तेजी से होने लगता है। और एक के बाद कोरल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कर करके लास्टली ये ओशियन सरफेस के ऊपर दिखाई देने लगते, और इसी को हम लोग आइसलैंड कहने लगते। तो लक्षद्वीप की ओरिजिन कुछ इस तरह से, ये जो कोरल होते हैं ना, ये कोरल बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। कोरल पानी का हल्का सा टेम्परेचर बढ़ने पर मर जाते हैं, टेम्परेचर ज्यादा कम होने पर भी मर जाते हैं। अगर ओशन का पानी ज्यादा सलाइन हो गया है वो भी मर जाएंगे, तब पर भी मर जाएंगे। कम सलाइन हो गया है तब पर भी मर जाएंगे। तो ये इन्वायरमेंटल चेंजेस के बड़े अच्छे इंडिकेटर्स हमको दिखाई देते हैं। और अगर वाटर में, ओशन वाटर में किसी तरह का पोल्यूशन है तब पर भी इनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए क्या है, एक प्रॉब्लम है कोरल के साथ कि हम जानते हैं जो
ओशन का वाटर होता है वो 36% सलाइन होता है ऑन एन एवरेज। उसकी सलाइनिसिटी कितनी होती है? 36%। जब आप वाटर कितना खारा है ये दिखाते हो तो आपको इस तरह से दिखाना पड़ता है कुछ, आप वो सिंपल परसेंटेज वाला सिंबल नहीं लगा सकते हो, सलाइनिसिटी को इस तरह से दिखाते हैं। अब सोचो कि यहां पर सनलाइट काफी तेज हो जाए तो यहां का वाटर काफी तेजी से इवेपोरेट होने लगे, और जब वाटर वेपराइजेशन बढ़ जाएगा तो वहां के वाटर में जो साल्ट है, जो नमक है, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी वाटर की सलाइनिसिटी बढ़ जाएगी, जो कि बहुत ही खतरनाक है इन कोरल्स के लिए। तो बेटा ये हो गया हमारे आइसलैंड ग्रुप्स के बारे में। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, कोई कंफ्यूजन होता है तो अपने टीचर्स को कांटेक्ट करिए। थैंक यू।